पहले एक फ़ोन आया हमारे साथी के पास और उन्होंने मुझे कहा कि गंगाराम अस्पताल के एक बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, वो मिलना चाह रहे हैं, डॉक्टर सुरेश सिंघवी। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि जैसे ही मुझे पता लगा गंगाराम के वरिष्ठ डॉक्टर हैं, तो मेरे मन में एक लालच का भाव पैदा हुआ। मुझे लगा अब मेरी उम्र 50, अब मैं 51 का हूँ, तब 50 का था। मुझे लगा कुछ साल के बाद ज़रूरत पड़ेगी गंगाराम की मुझे। तो अगर गंगाराम में एक आध सीनियर डॉक्टर से परिचय हो जाएगा तो ठीक ही रहेगा। जब नौबत आएगी तो सीधे एंट्री मिल जाएगी, एडमिशन सीधे मिल जाएगा। तो मैंने कहा ऐसा है तो मिल लेते हैं। तो मुझे लगा कि मैं जाके मिलूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब इतने विनम्र हैं कि वो मिलने आए मुझसे। तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, मेरे मन में एक ही लालच था कि वो आएंगे और मैं इतनी नेटवर्किंग कर लूंगा कि बुढ़ापे में दिक्कत आए तो मेरा इलाज ठीक से हो जाए। बाकी ज़रूरतें मुझे पड़ती नहीं है, एक ही ज़रूरत लगती है, कभी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी तो रास्ता निकल जाएगा। खैर वो आए और जो मैंने सोचा था चीज़ उससे एकदम अलग थी। आधे घंटे की बातचीत में वो प्रसंग खत्म ही हो गया कि मेरी ज़रूरत क्या है। जब उन्होंने बताया इस पूरे कार्यक्रम के बारे में, बताया कि सरदार पटेल जिस आश्रम में सरदार बने थे, उस आश्रम में एक संगोष्ठी होने वाली है, उससे मुरारी बापू रहने वाले हैं। और जब सारा वर्णन किया, निरंजना जी का बताया कि कैसे उनके पिता जुड़े थे पटेल जी से, वो खुद भी बचपन में जुड़ी रही, तो मेरे मन में लालच बहुत बढ़ गया। अब वो लालच खत्म हो गया डॉक्टर वाला, अब दूसरा लालच बढ़ गया, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा सुख मिलता है ऐसे स्थानों पर जाकर जहां कोई महान व्यक्ति अपना समय गुजार के गया हो। जैसे मैं आज से कुछ साल पहले करमसद गया था, जहां सरदार पटेल का जन्म हुआ था। उस घर में 1-2 घंटे रहा, छत से लेकर जमीन तक सारा एक एक कमरा देखा वहां पर। साबरमती आश्रम भी गया था, दांडी भी गया था, गुजरात आया तो लोथल भी गया, सब जगह गया। बारडोली मुझसे छूट गया था, शायद नियति थी कि जानबूझ के छुड़वाया होगा नियति ने। तो जब मुझे पता लगा कि बारडोली के आश्रम में जाके वहीं उसी घर में रहने का मौका मिलेगा या बैठने का मौका मिलेगा जहां सरदार पटेल रहते थे, जहां महात्मा गांधी भी आते थे, तो मुझे लगा इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। बोलना तो ठीक है, मैं अध्यापक हूँ, बोल ही देता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगा, लेकिन इसमें मेरा लाभ ज़्यादा है, आपका लाभ कम है। और जब से आज मैं सुबह से आया हूँ, मैं कल रात को सूरत आ गया था, आज सुबह यहाँ आया, और जब से आया हूँ तो वो मेरा भाव बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि 42 lakhs per annum. Wow, 42 lakhs, that's your salary? Yes. And what do you do? I'm an AI tools and chat GPT expert. All right, and what degree did you pursue to become that? Well, honestly, I didn't need to do any degree for it. What? Nor did I spend lakhs of rupees on any expensive programs. So if someone wants to master all these AI tools and ChatGPT and earn 42 lakhs per annum just like you, how do they do it? They can simply attend B10X 3 hours AI tools and chat GPT workshop, which is conducted by IITians. Here you will learn to create any kind of presentation. बड़े शहरों की चकाचौंध में हम लोग बहुत कुछ छोड़ देते हैं, जो ऐसी जगह पे आके समझ में आता है कि जीवन का असली मतलब क्या होता है। तो पश्चिम में एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुए थे, मुझे सुरेश जी ने कहा कि 1.5 घंटा मुझे बोलना है, तो मैं बड़ा फुर्सत के मूड में हूँ। अगर आप लोग लगे कि कम बोलना है तो आप इशारा कर दीजिएगा, मैं चुप हो जाऊंगा बीच में ही, नहीं तो मैं तो ज़्यादा बोलने का अभ्यस्त हूँ ही, कम बोलना मुश्किल लगता है मुझे। तो आज जब मैं आया तो यहाँ मुझे सरदार पटेल पर बोलना है, मैं उन पर आऊँगा थोड़ी देर के बाद। पहले मैं आज का अनुभव डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही कार आश्रम के अंदर घुसी, तो जिसको बोलते हैं आजकल मनोविज्ञान के बच्चे की वाइब्स आती हैं, जो जेन जी है, आज की जनरेशन है, उसकी भाषा में वाइब्स आती है। हमारी भाषा में एक वातावरण होता है हर जगह का, उस वातावरण का अपना मूल्य होता है, और वातावरण ऐसे नहीं बनता। बहुत सारे अच्छे लोग जब एक साथ रहेंगे तो वहाँ माहौल बनता है,
उसको हम वातावरण कहें, वाइब्स कहें, वाइब्रेशंस कहें, जो भी कहें, वो हर किसी को समझ में आता है। तो जैसे ही मैं उस स्कूल के अंदर घुसा मुझे लगा कि ये कुछ तो अलग है। पहले मुझे लगा कि क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूँ और दिल्ली में दीपावली के 1-2 महीने बाद तक जो मौसम रहता है, आपको पता है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा वहाँ पर होता है, सांस लेना अपने आप में एक चैलेंज होता है वहाँ पर। तो मुझे लगा शायद यहाँ हवा साफ सुथरी है और क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूँ इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अंतर महसूस हो रहा है। पर मामला सिर्फ बाहर की हवा का नहीं, अंदर की हवा का भी है। और दिल्ली में जो लोग हैं उनके बाहर के साथ साथ अंदर की हवा भी खराब हो जाती है। एक शायर ने दिल्ली के बारे में बड़ा अच्छा लिखा है, जो मैं हर दीपावली के बाद अपने घर में सुनाता रहता हूँ सबको। चेहरे पे सारे शहर के गर्द और मलाल है। गर्द का मतलब है धूल, मिट्टी, और मलाल मतलब दुख, पीड़ा, वेदना, बेचैनी, परेशानी। तो चेहरे पे सारे शहर के गर्द और मलाल है, दुख है और धूल मिट्टी है। कितना सुंदर कहा। चेहरे पे सारे शहर के गर्द और मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। तो पूरी की पूरी दिल्ली, ये गर्द जो है, धूल मिट्टी, तो दीपावली के बाद 2 महीने होती है, लेकिन जो अंदर की धूल मिट्टी है साल भर रहती है। और मैं थोड़ा पढ़ लिख गया हूँ, ज्ञान की बातें कर लेता हूँ, लेकिन धूल मिट्टी तो मेरे अंदर भी उतनी ही है जितनी बाकी लोगों में होती है। यहाँ के एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। उन बच्चों के चेहरे पर जो भाव थे, फिर मैंने स्कूल देखा ध्यान से। मैं इतने साल से, 26 साल से काम कर रहा हूँ, भारत सरकार में काम किया, अपनी एक कंपनी चलाता हूँ जिसमें करीब 2-2.25 हज़ार लोग काम करते हैं मेरे साथ में। और अचानक मैंने एक ऑफिस देखा स्कूल का, जिस ऑफिस में प्रिंसिपल से लेकर क्लर्क तक सब एक ही कमरे में बैठते हैं, कोई हिरार्की ही नहीं है। और मुझे लगा कि मेरी सारी किताबें जो हिरार्की सिस्टम से प्रशासन कैसे चलता है, वो अचानक बेकार साबित हुई। बिना सोपान क्रम के कोई व्यवस्था चल सकती है, हम तो नहीं सोचते थे, पर यहाँ चल रही है। फिर मैंने देखा कि स्कूल के बच्चे, उन सबकी एक एक अलमारी है, उसी में उनको अपना सामान रखना है, किताबें रखनी है, कपड़े रखने हैं, सब ने बड़ा सहेज के रखे हुए हैं। मुझे अपने बच्चे याद आए। कमरा तो उनके पास भी है, पर वो इतना साफ तो कभी नहीं होता जब तक कोई थर्ड पार्टी आके साफ ना करे उसको, या तो मम्मी साफ करे, पापा साफ करे, या कोई और साफ करे। इतना करीने से कैसे बच्चे रह सकते हैं? और किसी की अलमारी पर कोई ताला भी नहीं है। तो मैंने पूछा कि ताला नहीं होने की वजह, तो बताया गया कि हम चाहते हैं कि बच्चे खुद ही सीखें कि अगर हम किसी की चोरी करेंगे तो कोई हमारी भी तो करेगा, और चोरी नहीं करनी है, ये स्वभाव का हिस्सा बन जाए। ये इसकी ट्रेनिंग है, इसका प्रशिक्षण है। बच्चे अपना खाना भी खुद बना रहे हैं, बर्तन भी खुद धो रहे हैं। 10वीं के बच्चे दिल्ली में ये कह के आतंक मचाए रखते हैं कि मेरा 10वीं का एग्जाम है, तो ना मैं खाना तो खैर बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, बर्तन धोने का तो मसला ही नहीं है उनके सामने। उनसे तो आप ये भी कहें कि 1 गिलास पानी ला के, तो 10वीं का एग्जाम बीच में आ जाता है। तो ये बच्चे 10वीं का एग्जाम भी दे रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं। स्वावलंबन जो महात्मा गांधी कहा करते थे, उसका जीता जागता उदाहरण। और उसके बाद बच्चों के चेहरे पर ऐसा सुकून है, जो सुकून दिल्ली के वीडियो गेम खेलते बच्चों के चेहरे पर कभी नहीं दिखता है। तो मुझे कभी कभी क्या होता है, मैं जिक्र कर रहा था कि पश्चिमी दार्शनिक हुआ हेडेगर नाम के, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही, जर्मनी की बात है, जब जर्मनी विश्व युद्धों की दुनिया में आ गया था, उस समय की बात है।